हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस जो 3 वीडियो रहे हैं वो रहे हैं एमबीओ पे, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो एमबीओ का जो लास्ट टॉपिक है, यानी लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ, इसकी आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो ये आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक चीज और बता दूं आपको कि ये टॉपिक आपके अभी रिसेंटली एग्जाम में आया था 6 मार्क्स का। ये आपके जो भी एग्जाम हुआ है बोर्ड एग्जाम 2020 का, इसमें ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है ये। और being a student of management, you must know about it कि what are the limitations of MBO model, यानी जो हमारा मॉडल है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाला, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसकी बातचीत हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आपने पिछले 3 वीडियो में जो एमबीओ का इंट्रोडक्शन था, इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एमबीओ, सेकंड वीडियो में आपने डेफिनेशंस ऑफ एमबीओ कवर किया था, और थर्ड वीडियो में वी हैव कवर्ड नेचर ऑफ एमबीओ एंड एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ फॉर आपके ऑर्गेनाइजेशन, हायर मैनेजर्स, सुबॉर्डिनेट्स एटसेट्रा। टुडे वी शैल टॉक अबाउट लिमिटेशंस, दैट मीन्स आपके शॉर्टकमिंग्स ऑफ एमबीओ। तो बेटा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो हालांकि ये एक मॉडर्न टेक्निक है, एक इनोवेटिव टेक्निक है, और कंप्लीटली ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को इसने 360 डिग्री पे घुमा दिया है। यानी बिल्कुल हम जैसा हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में करते थे, इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव अवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहां ये कहा जा रहा है कि आप मैनेजमेंट ही किसके अकॉर्डिंग कीजिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कीजिए। यानी इन दिस अप्रोच वी शैल ट्राई टू मैनेज आवर ऑपरेशंस और थिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां हमें उल्टा करना है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे थे, मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। यहां हमें ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, यानी उनके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको फ्लैशबैक का बता दिया है। अब आप फटाफट अपने आज के टॉपिक्स पे आ जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2020 में भी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको अटेंड किया था। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ। इज दैट क्लियर? और आपको बताया ना, एमबीओ को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स एमबीआर भी बोलते हैं, इसको मैनेजमेंट बाय पर्पज भी बोलते हैं, और एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स तो बोलते ही हैं। और किसका दिया हुआ है? पीटर एफ दरकर का। वो सारी बातें हम कर सकते हैं। तो आइए लिमिटेशंस पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, लिमिटेशंस का पहला पॉइंट जो है वो है आपका डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन। पहला पॉइंट है आपके डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन, कि आपके ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो देखिए, आपको सबको पता है कि जो सबसे मेन चीज है इसमें, इस टेक्निक में, वो है आपकी वास्ट प्लानिंग, यानी डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो बेटा ये कहना बहुत आसान है कि भी आप पहले कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लीजिए, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए, चाहे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए, कि पहले आप वो डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बेसिस पे आप डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लीजिए, फिर आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लीजिए। तो ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है बिल्कुल एग्जैक्ट, क्लियर और वेरीफाइबल, जिनको वेरीफाई किया जा सके, तो बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्ट और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना आसान नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
तो देखिए कहना आसान है कि भी पहले आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिए, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिए, फिर आप डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिएगा, और फिर आप मैन टू मैन मार्किंग यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिएगा। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सेट एग्जैक्ट, क्लियर एंड वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आपको पता है वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आज का जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, वो काफी ज्यादा चेंजेबल है। तो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि क्यों आसान नहीं है ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर पाना, क्यों आसान नहीं है? क्योंकि एक तो आपकी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज है, एक आपके जो है डिफिकल्टीज ऑफ फोरकास्ट की फ्यूचर को कैसे फोरकास्ट करें, एक आपके डायनेमिक एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इनकी वजह से, यानी कि इनकी वजह से नंबर वन मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डायनेमिक एनवायरनमेंट। हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो काफी फास्टली चेंज हो रहा है। तो ऐसे में एमबीओ को अप्लाई कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में आपकी गोल सेटिंग, आपके डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का काम जो है काफी डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जो है वो उसमें स्टेगनेंसी नहीं है, उसमें डायनेमिकनेस है, वो चेंज होता रहता है बार बार। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती रहती है, काफी तरह के गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाती रहती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके फ्यूचर अनसर्टिनिटी है, डिफिकल्टी ऑफ फोरकास्ट है, इन सब की वजह से आपकी डिफिकल्टी होती है हमें ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा कि भाई सबसे मेन चीज आपका बेस क्या है, व्हाट इज द बेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी टेक्निक का बेस क्या है, व्हाट इज द बेस ऑफ एमबीओ, देन यू मस्ट से determination of objectives are the base of this technique. But as you know, this task is not an easy task. कोई मजाक नहीं है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, क्योंकि आपको तीन तरह के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिटरमाइन, वी शैल डिटरमाइन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, देन डिपार्टमेंटल, देन इंडिविजुअल। तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। तो सबसे मेन जो बेस है आपका ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन, वही आपका क्या है, डिफिकल्ट है। और क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डायनेमिक एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में स्टेगनेंसी नहीं है, चीजें कांस्टेंट नहीं है। मैक्रो एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, चेंज होता है, और आजकल तो काफी फास्ट चेंज हो रहा है। आपने देखा अभी कोरोना एपिडेमिक आ गया, तो जितनी आपने प्लानिंग की होगी पहले, वो सारी आपकी क्या होगी, वो सारी प्लानिंग आपकी वेस्ट होगी टोटली, क्योंकि इतना बड़ा चेंज एनवायरनमेंट में आ गया कोरोना की वजह से कि आपको सब कुछ रीशेड्यूल करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा। तो फ्यूचर फोरकास्टिंग बहुत डिफिकल्ट है आपकी, और गवर्नमेंट की पॉलिसियां चेंज होती रहती है, इंटरवेंशंस गवर्नमेंट कई तरह की इंपोज करती रहती है। तो इन सब की वजह से आपकी डिफिकल्टी आने वाली है ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन। ठीक है, तो आई होप आपके फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन सेकंड पॉइंट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने जान लिया कि भाई जो ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन है, इट इज नॉट एन इजी टास्क, और यही इस पूरी टेक्निक का बेस है, ये आपको पता ही है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में है बैलेंस प्रॉब्लम। तो बेटा आपको पता है कि किसी भी कंपनी के दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। वैसे तो कोई भी डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अचीव होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अगर आप अचीव करते चलेंगे तभी तो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है, इनको बैलेंस कर पाना, इनके बिटवीन हार्मोनाइजेशन सेट कर पाना कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है।
क्योंकि देखिए कंपनी एक्चुअली जो है बेटा वो चलना तो चाहती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। आज आप भी देखिए हम लोग चाहते क्या है, हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन लें। कोई भी बंदा जब अपने करियर में या लाइफ में या कहीं भी बिजनेस में डिसीजन लेने की सोचता है तो वो चाहता तो ये है कि भाई डिसीजन में कैसे लूं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के लूं। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, हमारा स्ट्रेस हमेशा शॉर्ट टर्म पे ही चला जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म चीज हमें सामने दिख रही होती है। शॉर्ट टर्म चीज जो है वो हमें सामने दिख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई प्राइवेट जॉब ऑफर होता है तो आपको सामने दिख रहा है कि भाई मुझे जॉब ऑफर हुआ है, मुझे 20,000 सैलरी मिलेगी, और एक आप उस जॉब को अवॉइड करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जब लग जाओगे तो लाइफ टाइम फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली 99% लोगों की लाइफ में होता क्या है, वो चाहते तो किसे इंपॉर्टेंस देना है, लॉन्ग टर्म आपके ऑब्जेक्टिव्स को, लेकिन डिसीजन मेकिंग करते समय और इंपॉर्टेंस किसे चला जाता है, इंपॉर्टेंस हमेशा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को चला जाता है। क्योंकि शॉर्ट टर्म चीजें हमें सामने दिख रही होती है और लॉन्ग टर्म चीज हमें सामने इन फ्रंट ऑफ आवर आईज दिख नहीं रही होती है। तो फिलहाल ये बात हम आगे भी करेंगे एक पॉइंट में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है इस पॉइंट में वो आगे बैलेंस करने की प्रॉब्लम कि भाई कितना वेटेज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को दिया जाए और कितना वेटेज आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहां एक्चुअली आ रही है कि हाउ कैन वी सेट अप हार्मोनाइजेशन बिटवीन आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पता है बेटा 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो इन दोनों के बीच में हार्मोनाइजेशन कैसे सेटअप किया जाए, यानी हाउ कैन वी सेटअप हार्मोनाइजेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। इनके बीच हम एक कोऑर्डिनेशन कैसे सेट करें, एक हार्मनी कैसे सेट करें, तालमेल कैसे सेट करें, यानी कितना वेटेज हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को दें और कितना वेटेज हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को दें। तो इनको बैलेंस करने में भी हमें काफी प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आपके सेकंड पॉइंट क्लियर होगा, बैलेंस प्रॉब्लम वाला। इसको आप इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हैं कि वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वन इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हाउ कैन वी सेट अप कोऑर्डिनेशन और हार्मोनाइजेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन टू शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये डिसाइड कर पाना भी एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है इस टेक्निक के अंदर। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आपका जो थर्ड पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में इसे डिफिकल्टी ऑफ यहां लिखा हुआ है इनसिक्योरिटी। आई रिपीट, आपकी बुक में लिखा हुआ है डिफिकल्टी ऑफ इनसिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी वर्ड गलत है, उसकी जगह आएगा इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो एग्जैक्टली बेटा ये पॉइंट है क्या, ये पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ आपके इनइलास्टिसिटी बोल दीजिए या इनफ्लेक्सिबिलिटी बोल दीजिए। आई रिपीट, आपकी बुक में टाइप हुआ है डिफिकल्टी ऑफ इनसिक्योरिटी। तो जो सिक्योरिटी वर्ड है वो काट दीजिएगा। सिक्योरिटी की जगह आप 2 चीजें लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं आई तो रहेगा। अब सिक्योरिटी की जगह या तो आप इलास्टिसिटी लिख लीजिए या आप फिर फ्लेक्सिबिलिटी लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट बन जाएगा डिफिकल्टी ऑफ इलास्टिसिटी और इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए बेटा एग्जैक्टली ये पॉइंट हमसे कहना क्या चाहता है, तो ये पॉइंट हमसे कहना चाहता है कि भाई हम इतनी वास्ट प्लानिंग कर चुके होते हैं। एमबीओ में वी हैव ऑलरेडी डिसाइड कॉर्पोरेटिव ऑब्जेक्टिव्स, देन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, देन इवन ऑल्सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो इतनी डिटेल्ड प्लानिंग बेटा हमारी हो चुकी है, इतनी वास्ट प्लानिंग हमारी हो चुकी है कि अब उसके बाद अगर कोई चेंजेस अकर होते हैं, किसी भी तरह के चेंजेस अकर होते हैं, या मैक्रो एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है या गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज होता है, तो उस चेंज को हमारी प्लानिंग के अंदर इंसर्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है।
बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ए वास्ट प्लानिंग। हमारा पूरा चार्ट, प्रोग्राम, सब कुछ तैयार हो चुका है, डिपार्टमेंटल, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, सब कुछ। तो अगर किसी भी तरह के चेंजेस होते हैं तो उनका इंसर्शन कर पाना अपनी प्रीवियस प्लानिंग में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम उसको फिर उस चेंज को कैसे मिंगल्ड करें, कैसे मर्ज करें हमारी प्लानिंग के अंदर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, क्योंकि देखो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये टेक्निक पूरी बेस्ड है प्लानिंग पे, और बेटा प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब एक प्लानिंग जो होती है उसमें एक चीजें फिक्स हो जाती है कि हमें ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है। तो आपकी प्लानिंग जब हम कर चुके होते हैं तो उससे क्या होता है कि एक फिक्सेशन हो जाता है, एक फिक्सेशन ऑफ पाथ हो जाता है, फिर उसमें चेंजेस कर पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस अप्रोच में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ये मैं फिर बता दूं, आईएम तो रहेगा आपका, लेकिन जो सिक्योरिटी वर्ड है उसकी जगह या तो आप इलास्टिसिटी लिखेंगे या फ्लेक्सिबिलिटी लिखेंगे। तो ये पॉइंट है आपके, डिफिकल्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्लिक इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो क्योंकि इन दिस टेक्निक, in MBO technique, we have already done the vast planning. We have decided corporative objectives, departmental objectives, even also individual objectives. Is that clear? और आपको पता ही है प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी, क्योंकि सब कुछ प्लान हो चुका है। मैंने बताया था इसका की सेंटेंस क्या है, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। आई रिपीट, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। इज दैट ओके? तो अब अगर आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो गए, अगर किसी भी तरह का चेंज आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी में आ गया, और आपको तो पता ही है वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डायनेमिक एनवायरनमेंट जो कि काफी तेजी से बदलता रहता है, तो उन चेंजेस को इंसर्ट कर पाना अपनी की हुई प्लानिंग में, उन्हें मर्ज कर पाना, उन्हें मिंगल्ड कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी क्वाइट डिफिकल्ट है। तो आपको पता है बेटा, रैपिड चेंजेस इन पॉलिसीज, आपकी बुक में कुछ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि इन स्पाइट ऑफ रैपिड चेंजेस इन पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड कंडीशंस, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक एनी चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू देम। एज सच द एम्प्लॉयज कंटिन्यू टू फॉलो द अनरियलिस्टिक पर्पसेस बट सच ऑब्जेक्टिव्स आर मीनिंगलेस। तो एग्जैक्टली होता क्या है, एम्प्लॉय तो आपकी जो पुरानी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो चीज सेट हो चुकी है। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में आपकी कोई चेंज हो गया, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग में चेंज करना पड़ता है। तो पहली चीज तो ये चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट टास्क। और मान लीजिए आप इसको कैसे जैसे इंसर्ट कर भी देते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को गाइड कर पाना या एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाना, सुबॉर्डिनेट्स को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाना और भी मुश्किल होता है। यानी वो पुराना जो आपकी प्लानिंग हो रखी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो चलते रहते हैं, जबकि वो क्या बन चुकी है, आपकी अनरियलिस्टिक और मीनिंगलेस बन चुकी है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। ये सारे तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके डिटेल पॉइंट्स ये 3 ही है। पहला, डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन, आपकी इस पूरी अप्रोच का बेस ही डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। वी शैल डिसाइड 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, पहले कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, देन डिपार्टमेंटल, देन इंडिविजुअल। लेकिन आपको पता है कि बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्ट और वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस होती रहती है, इंटरवेंशंस आते रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मैक्रो एनवायरनमेंट आपका चेंज होता रहता है, फ्यूचर फोरकास्टिंग काफी मुश्किल है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से इट इज नॉट एन इजी टास्क। फिर बैलेंस प्रॉब्लम, तो वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। So this point is trying to explain us कि how can we set up harmonization or coordination between both of them, कि how much weightage should be given to long term objectives and how much weightage should be given to short term objectives। तो बैलेंस करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और डिफिकल्टी ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है ये, इन इलास्टिसिटी ऑब्लिक इन फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि भैया प्लानिंग इतनी हो चुकी है कि इसमें रिजिडिटी आ चुकी है। प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी and we have already decided corporative objectives, departmental objectives, individual objectives। तो अगर कोई भी चेंजेस अगर होते हैं
तो उन चेंजेस को मर्ज कर पाना, इंसर्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, यानी इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं हमारे फर्दर पॉइंट्स पे। तो जो अदर शॉर्टकमिंग्स है बेटा वो आप फटाफट अब देखेंगे। तो अदर शॉर्टकमिंग्स में बेटा सबसे पहला तो है लैक ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर्स। तो अदर शॉर्टकमिंग्स और फ्लॉज में सबसे पहला पॉइंट है बेटा लैक ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर्स। ये चीज आप ध्यान रखें। इज दैट ओके? तो बेटा ये जो एमबीओ टेक्निक है इसमें आपको पता है कि हर इंडिविजुअल को अपने जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, हर इंडिविजुअल को अपना जो गोल है वो अचीव करना है। और आपको पता है किसी भी सुबॉर्डिनेट को अपना गोल अचीव करने के लिए जो हायर मैनेजर्स हैं उनका कॉपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो उसे कॉपरेट नहीं करेंगे तो वो अपना टास्क अचीव नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खींचातानी चलती ही रहती है। और एक हायर मैनेजर जो हायर पोस्ट पे होता है उसकी जनरली ये सोच भी होती है कि जो मेरे से नीचे वाले हैं वो जल्दी से ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि मुझे इतना टाइम लगा है यहाँ तक पहुंचने में। इसलिए जो हायर मैनेजर्स है, ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज है जो हायर मैनेजर्स है, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि भी जैसे मान लीजिए मुझे उस पोस्ट तक पहुंचने में 20 साल लगेगा। अब अगर कोई यंग और डायनेमिक बच्चा उस पोस्ट तक 4 साल में पहुंचने की कैपेबिलिटी रखता है तो क्या मैं उसे कोऑपरेट करूंगा? क्या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन में क्या है, मुझे 20 साल लगे इस पोस्ट तक आने में, ये 4 साल में आ जाएगा इस पोस्ट पे, कैसे आ जाएगा? इसके जितने रोड़े अटकाने हैं वो अटकाने चाहिए। तो इसलिए सबसे मेन चीज क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना का, और पार्टिसिपेशन यानी पार्टिसिपेट करना, सहभागिता करना, इसका अभाव पाया जाता है कहां से? हायर मैनेजर्स की तरफ से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर्स। देखो बेटा हर इंडिविजुअल को गोल्स दिए गए हैं और उसे वो अचीव करना है, और किसी भी सुबॉर्डिनेट को अगर वो लोअर लेवल पे है तो मिडिल लेवल वाले की हेल्प चाहिए, मिडिल लेवल पे है तो टॉप लेवल वाले की हेल्प चाहिए, और मान लीजिए लोअर लेवल से भी नीचे है, एग्जीक्यूटिव स्टाफ में है, वर्कर है, एम्प्लॉय है, तो उसे लोअर लेवल की हेल्प चाहिए। तो हायर मैनेजर नहीं, देखो वर्कर को लोअर लेवल की हेल्प चाहिए, लोअर को मिडिल की चाहिए, मिडिल को टॉप लेवल की चाहिए। तो हायर मैनेजर्स का जो है वो लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन पाया जाता है, ना तो वो कोऑपरेट करते हैं ना पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इसका अभाव पाया जाता है। और मैंने रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि इंसान जो है वो नहीं चाहता है कि कोई दूसरा बंदा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस अचीव कर ले, इसलिए वो उसके रोड़े अटकाते हैं। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम आपके हायर मैनेजर्स, तो इससे इस टेक्निक को सफल होने में काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि फिर जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं दे कांट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि उन्हें प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं मिला। और इस बात को आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो वर्ड्स में एक्सप्रेसिबल नहीं है, कि आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम हायर मैनेजर्स। फिर भैया अगला पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एक्सेसिव टाइम ऑन सबॉर्डिनेट्स। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एक्सेसिव टाइम ऑन सबॉर्डिनेट्स। तो बेटा इंडिविजुअल टारगेट्स दे दिए गए हैं, इंडिविजुअल गोल सेटिंग हो चुकी है, एंड यू हैव टू अचीव योर गोल्स। तो अगर आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया कि भैया आपको अपना गोल अचीव करना ही पड़ेगा, तो आप पे प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहां वी आर नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट ग्रुप परफॉर्मेंस। आई रिपीट, वी आर नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट ग्रुप परफॉर्मेंस, वी शैल एग्जामिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। इंडिविजुअल आपके इवैल्यूएशन होगा परफॉर्मेंस का, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड डिसाइड होगा, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए जब इतना इंडिविजुअलाइजेशन हो चुका है तो प्रेशर तो गिरेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ एक्सेसिव टाइम ऑन सबॉर्डिनेट्स, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। जैसे आपका सेल्स मैनेजर आपको कह रहा है कि बीइंग ए सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आपने इतनी यूनिट नहीं सेल की तो आपकी जॉब चली जाएगी।
तो आप पे एक्सेसिव प्रेशर तो गिरेगा कि भाई यार मैं 2 घंटे की जगह 3 घंटे काम करूं या 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करूं, तो इट विल इंक्रीज प्रेशर ऑफ एक्सेसिव टाइम ऑन सुबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो आई होप सिंपल सा पॉइंट है, क्योंकि इंडिविजुअलाइजेशन हो चुका है टास्क का, आपका खुद का वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड, आपकी प्रमोशन, आपकी आगे की जितनी भी करियर में अपॉर्चुनिटीज है वो उसके बेसिस पे डिसाइड होने वाली है। तो आपके ऊपर प्रेशर तो आएगा एक्सेसिवली, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। Subordinates are not properly motivated. Subordinates are not properly motivated. तो जो subordinates होते हैं वो properly motivate नहीं हो पाते। क्यों भी, क्या कारण है? Because there are absence oblique lack of, absence बोल दीजिए चाहे lack of बोल दीजिए, proper rewards and accreditations। यानी प्रॉपर रिवॉर्ड्स नहीं होते हैं, यानी जो जितनी मेहनत आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए फिर। तो subordinates are not properly motivated because there are absence oblique lack of proper rewards and accreditation। तो मान्यता नहीं मिलती है, रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती है, क्रेडिट नहीं मिलता है। अरे भैया आपको पता है ना, क्रेडिट के तो सब भूखे हैं, आपसे कितना ही आपने देखा होगा फेयरवेल में आप लोग कितना काम करते हैं, फिर उसका क्रेडिट नहीं मिले हैं। सीनियर टीचर्स हैं, आपके क्लास टीचर हैं, आपके जो अदर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो जब तक आपकी पीठ नहीं थपथपाएगी अरे मजा आ गया यार क्या बच्चों ने मैनेज किया, मजा नहीं आता ना फिर काम करने का। तो लैक ऑफ प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड एक्रीडिएशन, तो प्रॉपर मोटिवेट एम्प्लॉय और सबॉर्डिनेट्स नहीं हो पाते। लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सीनियर मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। अब देखो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसकी जड़ें यहां से निकल रही है फर्स्ट पॉइंट से। आई रिपीट, फोर्थ पॉइंट की जो रूट्स है बेटा वो फर्स्ट से लिखी। देखिए फर्स्ट में क्या था, लैक ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर्स। ये हायर मैनेजर कहते हैं रोडे अटकाते हैं, अरे आज तो सर को काम है, सर के घर में फंक्शन है, सर तो जल्दी निकल गए, ये है वो है, और लोअर मैन जो लेवल है वो बेचारा परेशान होता रहता है। ठीक है, तो कई बार आपके ध्यान रखिएगा इस फर्स्ट पॉइंट से ही आपके इस फोर्थ पॉइंट की रूट्स निकल गई। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब विरोधाभास, आपके एक तरह का आमने सामने होना, विरोध करना, विरोधाभास पैदा होना। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज, आई रिपीट, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग द सीनियर मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट्स। तो देखिए ऊपर क्या था, लैक ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर। अब मुझे बताओ हायर मैनेजर अगर कॉपरेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो सबॉर्डिनेट का मैनेजर के साथ क्या रहेगा, अच्छा रिलेशन रहेगा क्या, कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको एक साइन करने में ही जोर आ रहा है। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सीनियर मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट्स में अराइज इन दिस टेक्निक। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आपकी नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजर्स लैक द ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोग्राम। आई रिपीट, मैनेजर्स लैक द ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो जो हमारे मैनेजर्स हैं, स्पेशली जो हायर मैनेजर्स हैं, वो इस प्रोग्राम की इंटीग्रिटी ही नहीं करते हैं। मैनेजर्स लैक द ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोग्राम, यानी वो इस टेक्निक को वो रिस्पेक्ट ही नहीं देते हैं, वो सच्चा सम्मान ही नहीं देते हैं। भाई आप मुझे बताइए, जब तक किसी चीज के प्रति आपके मन में इंटीग्रिटी नहीं है, उसके प्रति ऑनर नहीं है, उस प्रोग्राम को लेकर जब तक आप सीरियस नहीं है, तब तक आप उसको पैशनेटली ना तो खुद परफॉर्म कर पाएंगे ना दूसरों से परफॉर्म करवा पाएंगे। तो मैनेजर्स लैक द ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोग्राम। इस एमबीओ प्रोग्राम की जो ट्रू इंटीग्रिटी है, जो इसका सच्चा सम्मान है, वो मैनेजर्स की नजरों में नहीं पाया जाता है। वो समझते हैं कि इट्स एन ऑर्डिनरी टेक्निक और ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही चलता है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो मैनेजर्स लैक द ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ दिस प्रोग्राम। तो जब तक वो इसको सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक वो इसको ऑनर नहीं देंगे प्रोग्राम को या इस टेक्निक को, तब तक इसके आपको बेटर या बेस्ट रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक कमी है कि मैनेजर्स इसको
सीरियसली लेते ही नहीं है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमने शुरू के मेन 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और अदर शॉर्टकमिंग्स के लिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए। लेट्स मूव ऑन लास्ट 3 पॉइंट्स। तो लास्ट जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत सिंपल से हैं। 6th पॉइंट है बेटा आपका, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ध्यान रखिएगा। तो बेटा इतनी सारी प्लानिंग करने में टाइम तो कंज्यूम हो गई। पता चले जितनी टाइम आपने प्लानिंग में लगा दी उतने टाइम में तो आपका 20% वर्क ही कंप्लीट हो जाता। तो जितना टाइम आप प्लानिंग में वेस्ट किए उतने में तो आपका 20-30% वर्क कंप्लीट हो जाता। तो क्योंकि इतनी वास्ट प्लानिंग है, इतनी वास्ट प्लानिंग है, तो भैया टाइम कंज्यूमिंग तो होना ही होना है। तो इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इज दैट ओके? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एम्प्लॉइज में ऑल्सो एडॉप्ट, employees may also adopt wrong means for achieving results। तो बेटा आपको पता है ना, यहां एक ही चीज है कि शाम दाम दंड भेद भैया, जो टारगेट दिया था ना, जो गोल दिया था ना, वो अचीव होना चाहिए। उसके हमने एक नेचर में एक पॉइंट पढ़ा था कि यहां जो थ्रस्ट दिया गया है, जो स्ट्राइवनेस दी गई है, जो एम्फेसाइज किया गया है, वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है, गोल्स के ऊपर है, टारगेट के ऊपर है कि यू शुड अचीव योर टारगेट, यू मस्ट अचीव योर टारगेट, ना कि नॉट द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्रियान्वयन के साधनों से आप उसे कैसे अचीव करते हैं वो आपका लुकआउट है। यू कैन अडॉप्ट योर ऑन स्टाइल, यू कैन अप्लाई इनोवेटिव आइडियाज, यू कैन अप्लाई इनोवेटिव फंक्शंस, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इश्यू और प्रॉब्लम। बस आपको जो गोल दिया है ना, जो हमने आपको टास्क दिया है, वो अचीव करके दे दो आप। तो जब रिजल्ट पे ही इतना ज्यादा स्ट्रेस दे दिया है, यानी आपकी मेहनत को नहीं देखा जा रहा है, केवल रिजल्ट को देखा जा रहा है। इज दैट ओके? तो क्योंकि आपके सब कुछ जो इन्होंने मान लिया है वो रिजल्ट भी मान लिया है, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए। तो एम्प्लॉइज में लिखा है, देखिए मैंने, क्योंकि हर एम्प्लॉय रॉन्ग मीन्स अप्लाई जरूरी नहीं है। में दैट मीन्स स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉइज में ऑल्सो एडॉप्ट wrong means for achieving results। यानी एम्प्लॉय जो है वो आपके रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए गलत साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर बिल्कुल फिट हो रहा है ये पॉइंट भी। आजकल बच्चों के मार्क्स को, बच्चे की लर्निंग को नहीं देखा जाता है, उसके नॉलेज को नहीं देखा जाता है, उसकी मार्क्स को देखा जाता है। और इसीलिए एग्जाम में आप चीट्स करते हैं, इधर इधर पूछते रहते हैं, आगे देखते रहते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं मतलब है कि भाई हमारी लर्निंग कैसी हो रही है, हम सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, हमारा नॉलेज लेवल क्या है, वो बच्चे को परवाह नहीं है। बस 10 में से 8 नंबर आ गए, वो चाहे चीट करके आए होगा, इट्स ओके। तो बच्चा फिर जब रिजल्ट को और मार्क्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो फिर रॉन्ग मीन्स ऑफ गेटिंग सक्सेस को अडॉप्ट करता है। तो क्योंकि आपके रिजल्ट्स अचीव करने को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया इस टेक्निक में, employees may also adopt wrong means for achieving। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, इट इग्नोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड emphasizes शॉर्ट टर्म गोल्स। देखो बेटा ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी लाइफ में बहुत बार हुआ है, आपके साथ भी होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है। मैंने आपको क्या कहा, जब भी हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम सभी जो इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, जो एम्फेसाइज देना चाहते हैं, जो थ्रस्ट या स्ट्राइव देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं हमारे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे। हम सब चाहते हैं व्हेनेवर वी आर टेकिंग डिसीजन, तो हम सबकी ये सोच होती है कि यार इस डिसीजन को हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में लें, यानी भले ही मुझे 1-2 साल तकलीफ पाना पड़े, लेकिन मेरी आगे की पूरी लाइफ सेट हो जाए। मुझे इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो करियर का डिसीजन हो, चाहे लाइफ का डिसीजन हो, चाहे बिजनेस का डिसीजन हो, व्हाटएवर, किसी भी चीज का डिसीजन हो। तो हम देना इंपॉर्टेंस लॉन्ग टर्म को चाहते हैं। लेकिन बेटा लॉन्ग टर्म चीज, आज के 5 साल बाद की जो चीज है वो आंखों के सामने तो है नहीं, वो तो एक केवल सोची जा सकती है, इमेजिनेशन में है, वो तो 5 साल बाद पता चलेगा। इसलिए होता क्या है कि इंपॉर्टेंस चला हमेशा शॉर्ट टर्म को जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म चीज क्या है, आंखों के सामने।
तो जैसे जब किसी अच्छे इंटेलिजेंट कैंडिडेट को कोई अच्छी सी प्राइवेट जॉब ऑफर होती है तो वो सोचता है यार अब तो लाइफ सेट हो गई, 50,000 रुपये पर मंथ की नौकरी है, कंपनी फ्लैट भी दे रही है, गाड़ी है, ये है वो है, और वो सोचता है चलो अपने तो ज्वाइन करो यार, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए। लेकिन अगर वहीं पे वो बच्चा डिसाइड करे कि नो, आई विल नॉट ज्वाइन द कंपनी, मैं तो मेरी प्रिपरेशन करूंगा, मैं तो आगे की मेरी फर्दर स्टडीज करूंगा, मेरी क्वालिफिकेशन और आगे इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि मुझे 50,000 नहीं, मुझे 2 लाख रुपए की जॉब ऑफर हो, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में डिसीजन लीजिए। हालांकि ये कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हर आदमी चाहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग डिसीजन लूं, लेकिन डिसीजन हमेशा शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग ही हो जाता है, क्योंकि जो चीज आंखों के सामने होती है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा चला जाता है। तो ये इस टेक्निक में भी हमें देखने को मिलता है, इस टेक्निक में भी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि ये भाई डिसीजन कौन ले रहा है, डिसीजन तो ह्यूमन बीइंग ही ले रहा है ना, तो उसके नेचर का इंपैक्ट तो आना ही आना है ह्यूमन बीइंग के नेचर का। तो इट इग्नोर्स, ये जो टेक्निक है, इट इग्नोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड एम्फेसाइजेस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स। तो डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेटिव गोल्स हो चाहे डिपार्टमेंटल हो चाहे इंडिविजुअल हो, सब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कर कौन रहा है? भगवान आके कर रहे हैं क्या, या कोई मशीन कर रही है क्या? सब कर तो रहा है ह्यूमन बीइंग ही। तो जो ह्यूमन बीइंग की सोच है, जो उसके आइडियाज हैं, जो उसकी थॉट प्रोसेस है, जो उसकी नेचर है, उसका इंपैक्ट तो आना ही आना है। मैं फिर बता रहा हूं, हम सभी व्हेनेवर वी आर टेकिंग डिसीजन वी वुड लाइक टू गिव इंपॉर्टेंस टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, बट चला किसको जाता है हमेशा शॉर्ट टर्म को। कारण शॉर्ट टर्म आंखों के सामने होता है, तो वो दिखता है तो बोले यार इसको तो कैच करो, बाकी की आगे देखेंगे, और फिर लॉन्ग टर्म में इंसान को परेशान होना पड़ता है। तो आई होप आपके ये पॉइंट भी क्लियर होगा कि इट इग्नोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड एम्फसाइजेस शॉर्ट टर्म गोल्स। तो सारी लिमिटेशंस बेटा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। आप आराम से इस बोर्ड का एक शॉट ले लीजिए 5 से 10 सेकंड का। चलिए, तो सारे पॉइंट्स, डिफिकल्टी इन ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन, बैलेंस प्रॉब्लम करना इन दोनों को, और इनइलास्टिसिटी है, ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जो चेंजेस अकर होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, गवर्नमेंट पॉलिसी में, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, उनको मर्ज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हायर मैनेजर्स रहता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि जो नीचे सबऑर्डिनेट्स है वो बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करके ऑर्गेनाइजेशन में आगे आ जाए। इंक्रीजिंग प्रेशर, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन होगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा आपके एक्सेसिव टाइम का। नॉट प्रॉपरली मोटिवेटेड, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर रिवॉर्ड्स और एप्रिसिएशन। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सीनियर मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। इसकी जगह चौथे पॉइंट में स्पष्ट पॉइंट्स निकलेंगे। जब हायर मैनेजर कोऑपरेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो भी सबऑर्डिनेट क्या करेगा? उसकी अगरबत्ती करेगा क्या, आरती करेगा क्या? इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट से अराइज होंगे। तो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में आल्सो बी अराइज अमंग द सीनियर मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर्स लैक द ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो जो मैनेजर्स हैं वो आपके इसका सच्चा सम्मान नहीं करते, ये चीज आता है। और इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अरे भी इतनी वास्ट प्लानिंग करोगे तो टाइम तो लगेगा ना, बोलो। और एम्प्लॉइज मे आल्सो अडॉप्ट रॉन्ग मीन्स फॉर अचीविंग रिजल्ट्स। आपने रिजल्ट को ही भगवान बना दिया कि बस रिजल्ट ही भगवान है, बाकी आपने चाहे कितनी लेबर की होगी उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर जब आपने रिजल्ट को इतना वेटेज दे दिया है तो इंसान गलत तरीके भी अपनाएगा उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए। इज दैट ओके? फिर इट इग्नोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इग्नोर करती है और सारा जोर कहां चला जाता है? शॉर्ट टर्म गोल्स पे। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो कॉमन फेनोमेना है कि हम हमेशा जोर लॉन्ग टर्म को देना चाहते हैं, पर जोर हमेशा शॉर्ट टर्म पे ही चला जाता है। तो आई होप बेटा आपने ये टॉपिक जो है आज का लिमिटेशंस ऑफ एमबीओ, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने मेरी पूरी ताकत लगा के आपको ये टॉपिक पढ़ाया है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा बेटा, कि टीचर को पता चले कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। पूरा आपका 3 चैप्टर हम लगभग फिनिश होने वाले हैं। तो आई होप you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.